डियर स्टूडेंट्स, वन पर्सन कंपनी पार्ट थर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ वन पर्सन कंपनी। एक एकल व्यक्ति कंपनी के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट है कि जो एकल व्यक्ति कंपनी है वो एक व्यक्ति ही शुरू कर सकता है। हालांकि उसको एक नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक व्यक्ति स्वयं 50 लाख से कम की कैपिटल इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। दूसरा आता है सेपरेट एग्जिस्टेंस, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने प्रमोटर से अपने डायरेक्टर से अलग अस्तित्व रखती है। अगला है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में हमने जैसा कि पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो कंपनी है वो किसी प्रोजेक्ट की तरह काम नहीं करती है। प्रोजेक्ट में एक इनिशियल डेट होती है, एक एंडिंग डेट होती है, उस तरह की कोई डेट नहीं होती है। जब कंपनी काम करना स्टार्ट करती है तो ये मानकर चला जाता है कि कंपनी हमेशा अनवरत रूप से चलती रहेगी। एकल व्यक्ति कंपनी के पास लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है और ये डिपेंड करता है उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर पे। इसमें सीक्रेसी रहती है कि कोई भी जो एक एकल व्यक्ति कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार से अपने बिजनेसेस को कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एकल व्यक्ति कंपनी क्योंकि संरचना बहुत छोटी है, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, तो जो ऑपरेशन जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम आती है। एकल व्यक्ति कंपनी जब अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहती है तो वो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की सर्विसेज ले सकती है, लेकिन हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि वो जो प्रोफेशनल डायरेक्टर है वो 15 से अधिक कंपनियों में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। इजी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि एकल व्यक्ति कंपनी है तो कंपनी होने के सारे बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, तो उसको इजी फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज का लाभ मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो उद्यमिता के विकास के लिए है। मैंने जैसा कि आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एकल व्यक्ति कंपनी का जो कंसेप्ट है वो इसलिए लाया गया था कि जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो खुद के जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके ब्रांड इमेजिंग के लिए उनको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो उनको एकल व्यक्ति यानी ओपीसी के द्वारा प्रोवाइड हो सकती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशन में एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वो है हाई मैनेजरियल कॉस्ट। हाई मैनेजरियल कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि यदि आप प्रोफेशनल मैनेजर्स की अगर सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको फिर उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि वो हाईली स्किल्ड हैं, आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है और उसकी जो मार्केट कवरेज है वो बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको जो मैनेजरियल कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा चुकानी पड़े। बाकी की जो लिमिटेशंस हैं उनमें फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, लेकिन जो कंपनी के ऊपर रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइंस एप्लीकेबल हैं उन सबको उस एक व्यक्ति को ही पूरा करना होता है। फिर हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, तरह तरह के फॉर्म्स भरने हैं, फ़ीस उसको पे करनी है, रजिस्ट्रार के पास में उसको फ़ीस जमा करा के डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई कॉस्ट की तरफ ले जाता है। फिर है हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि एकल व्यक्ति कंपनी है तो कंपनी की जो कॉरपोरेट रेट है वही लागू होती है, वो अप्रोक्स 30% के अराउंड मूव करती है। तो जो मार्जिन है उस मार्जिन में वो 30% तो कॉस्ट अपने आप ही इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि उसको टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर जो टैक्सेशन है वो थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट डालता है।
नेक्स्ट इज़ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप ये देखिए कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है 1% कंपनी की, वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। 50 लाख रुपए से अधिक होते ही सेसेशन का प्रोविज़न लागू हो जाता है, रोक लागू हो जाती है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को जो वो कंपनी बनाया है, उसको उस पेड अप शेयर कैपिटल जो 50 लाख रुपए है, उसी में से काम चलाना है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो बात है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। फिर है लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। अगर पेड अप शेयर कैपिटल ही लिमिटेड है तो जो एक्टिविटीज़ का जो स्कोप है वो भी लिमिटेड हो जाता है। 50 लाख रुपए में प्लांट मशीनरी इस्टेब्लिश करना, रॉ मटेरियल एक्वायर करके फिर प्रोडक्शन करना अथवा कोई सर्विस प्रोवाइड करना, उसमें भी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, सबका शामिल करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं ओपीसी की जो कि थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट देती हैं ओपीसी के एग्जिस्टेंस पे। नेक्स्ट आता है सेसेशन ऑफ ओपीसी। जो जब ओपीसी अपने स्वरूप को बदलना चाहती है अथवा उसके पास कोई और दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उस केस में दो कंडीशन पैदा होती हैं। पहला है कि यदि ओपीसी की जो शेयर कैपिटल है वो एक्सीड कर जाती है 50 लाख रुपए से, तब सेसेशन हो सकता है। अथवा जो टर्नओवर है ओपीसी का वो 2 करोड़ रुपए से अगर एक्सीड कर जाता है, उस केस में सेसेशन हो सकता है। या फिर यदि ओपीसी सक्सेसफुल नहीं है तो वो रजिस्ट्रार को 30 दिन पहले नोटिस देकर सेसेशन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। हम ओपीसी को बदल रहे हैं पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, यदि कंपनी का स्वरूप बदल रहा है तो उसके ढांचे में भी बदलाव आएंगे। और ढांचे में बदलाव मतलब ऑब्जेक्ट्स में, मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में और उसकी जो दूसरी कंडीशंस हैं उनमें बदलाव करने होंगे। तो पहला पॉइंट है कंडीशन ऑफ कन्वर्जन। क्या कोई ओपीसी पब्लिक कंपनी अथवा प्राइवेट कंपनी में बदल सकती है? क्या उसकी जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है अथवा उसका जो टर्नओवर है क्या वो 2 करोड़ रुपए को एक्सीड कर रहा है? तो ये जो कंडीशंस हैं ये कन्वर्जन को सपोर्ट करती हैं। यदि सपोर्ट करती हैं तो रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा कि ये कन्वर्जन प्रपोज्ड है और इसकी अनुमति लेनी होगी। उसके बाद में पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम में चेंजेस करने होंगे। मेमोरेंडम एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कन्वर्जन करने होंगे। जैसा कि पब्लिक कंपनी अथवा प्राइवेट कंपनी के लिए टेबल्स लागू हैं या जो प्रोविजंस लागू हैं उनके अकॉर्डिंग ये बदलाव करने होंगे। नेक्स्ट, क्या ये बदलाव सूटेबल हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए? यदि सूटेबल हैं तो वो कंपनी फिर अपना जो स्वरूप है वो परिवर्तित करती है। यहाँ पर एक प्रोविज़न आता है पनिशमेंट का। पनिशमेंट का प्रोविज़न ये है कि यदि इस तरह का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो पाता या फिर जो कोई भी ऑफिसर है वो प्रोविज़न से कॉन्ट्रावीन करता है या जो प्रोविज़न्स हैं, जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करता है, तो उस केस में 10,000 तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, जो पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये के गुणांक में बढ़ता जाएगा। जब उसको चुकाना है वो नहीं चुकाता है तब वो 1,000 रुपये पर डे प्रतिदिन के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो प्रोविज़न्स हैं उनका उल्लंघन किसी भी रूप में
नहीं होना चाहिए, जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। हम ये बात जानते हैं कि जो 1% कंपनी है वो प्राइमरीली प्राथमिक तौर पर प्राइवेट कंपनी ही होती है, लेकिन ओपीसी को, क्योंकि अगर उनकी कंडीशन इस तरह की बन रही है कि वो 50 लाख रुपए में अपना काम नहीं चला पा रहे हैं और उनका टर्नओवर भी बढ़ सकता है, संभावनाएं अच्छी हैं, तब प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में जब नहीं बढ़ सकते हैं, इसको आप इस तरह से समझिए कि जब जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख अथवा उससे कम है और जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में जो प्राइवेट कंपनी है उसको ओपीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। हो सकता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट या मैनेजरियल कॉस्ट या दोनों बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही हो, तो उस केस में प्राइवेट कंपनी की जो संरचना है उसको छोटा करके ओपीसी में तब्दील किया जा सकता है। तो इसमें भी हम कंडीशंस को देखेंगे कि क्या कंडीशंस हैं, क्या कोई प्राइवेट कंपनी ओपीसी में तब्दील हो सकती है। यदि हो सकती है तो हमको फिर रिटन कंसेंट लेनी होगी मेंबर से और क्रेडिटर से जिन्होंने उधार दिया हुआ है। अगर वो अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं तो एक विशेष प्रस्ताव पास किया जाना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, और जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसको फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद रजिस्ट्रार अपनी अनुमति देते हैं और अनुमति के साथ में एप्लीकेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो ऑल्टरेशंस हैं, वो करके उनके पास वापस भिजवाया जाता है और फिर वहाँ से वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि अब ये जो प्राइवेट कंपनी है वो ओपीसी में तब्दील हो गई है। यहाँ पर भी प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए पेनल्टी का प्रावधान है। यदि कोई पेनल्टी इम्पोज होती है तो वो होती है 5,000 रुपये तक की, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये के गुणांक में बढ़ती जाएगी यदि उसे चुकाया नहीं जाता है। तो इस टॉपिक के साथ में हमारा 1% कंपनी का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।